हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है गवर्नर जनरल एंड वायसराय, योगदान, महत्व एवं इनके जो स्पेसिफिक डेट होते हैं कि किन कार्यकाल में काम किया इन्होंने। ओके, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं कंप्लीट 1773 73 से लेकर के 1947 तक के जितने भी गवर्नर और वायसराय के कार्यकाल रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट जो भी योगदान रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। वारेन हेस्टिंग, इनका कार्यकाल 1773 से 1785 रहा है, 1785। ओके, इनके कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं इनके टाइम में हुआ है, उसको देख लेते हैं। 1773 का विनियमन अधिनियम, 1781 का अधिनियम जिसके तहत कलकत्ता में गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकार क्षेत्र की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 इसमें आया था। नेक्स्ट है 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट है 1775 से 1782 में प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट हमारा है 1780 से 1784 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। बनारस में महाराजा जैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध, जिसके कारण इंग्लैंड में हेस्टिंग का महाभियोग चला। लास्ट पॉइंट इसमें है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। सो गाइज, ये इम्पॉर्टेंट डेट हैं इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल है 1786 से 1793। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टम की संधि 1792। नेक्स्ट पॉइंट है कार्निवालिस कोड 1793 जिसमें हुआ था न्यायिक सुधार और राजस्व प्रशासन और नागरिक अधिकार क्षेत्र का पृथक्करण। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जिसकी टाइमिंग थी 1793। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीकरण और नागरिक सेवाओं का शुरुआत। नेक्स्ट हमारे गवर्नर हैं सर जॉन शोर, 1793 से 1798 इनका टाइमिंग है। 1793 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है निज़ाम और मराठों के बीच खारदा की लड़ाई, और ये कब हुआ था? 1795 में। नेक्स्ट हमारे हैं लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी टाइम है 1798 से 1805। इनमें कार्यकाल में क्या हुआ था? सहायक संधि प्रणाली का परिचय आया था। हैदराबाद के निजाम के साथ प्रथम संधि हुई थी सहायक संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट इसमें है चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में हुआ था। इसमें नेक्स्ट है तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 के प्रशासन को संभाला। ठीक है, सहायक संधि के अंतर्गत पहला तंजौर है, दूसरा सूरत है, तीसरा कर्नाटक है। ओके, और इसका लास्ट पॉइंट है वसीन की संधि 1802 में जो कि हुआ था। नेक्स्ट हमारे हैं सर जॉर्ज बेरलो, 1805 से 1807 के बीच में इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ है? तो एक ही इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है, वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो, 1807 से 1813 के बीच में इनका कार्यकाल है। इनमें क्या हुआ है? 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि जो 1809 में हुआ था, वो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 इनका कार्यकाल है। इनमें क्या कार्य हुए हैं? एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में,
सगौली की संधि 1816, ठीक है। सगौली की संधि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आप याद रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 और मराठा परिसंघ का विघटन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण 1818। नेक्स्ट है पिंडारियों के साथ संघर्ष 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सिंधिया 1817 के साथ संधि। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट इसका है मद्रास के गवर्नर 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली का स्थापना किया गया। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि जो रैयत प्रणाली है उसका स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो उनका स्थापना किया गया मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा। वो समय काल क्या था, तो वो समय था 1820। ओके, नेक्स्ट हमारे गवर्नर हैं लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 के बीच में। इनके कार्यकाल में दो इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं। पहला प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826, और नेक्स्ट है इसमें छतरपुर का अधिग्रहण 1826। नेक्स्ट हमारे गवर्नर हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका समय काल है 1828 से 1835। इनके कार्यकाल में क्या कार्य हुए हैं, सती और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन 1829 में हुआ था। सती प्रथा और अन्य जो भी क्रूर प्रथाएं थे उस समय उनका दमन के लिए कानून बनाए गए थे। ठगी का दमन, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी, ठीक है। सो किसके समय में आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। 1835 का संकल्प और शैक्षिक सुधार और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी की शुरुआत, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मैसूर 1831, कुर्ग 1834, केंद्रीय कछार 1834 का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कार्नवालिस द्वारा स्थापित अपील और सर्किट के प्रांतीय न्यायालयों का उन्मूलन, राजस्व और सर्किट के आयुक्तों की नियुक्ति। ओके, नेक्स्ट गवर्नर हैं लॉर्ड मेटकाफ। ओके, इनका कार्यकाल है 1835 से 1836। इनके कार्यकाल में एक इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ है, वो है भारत में प्रेस पर प्रतिबंधों को हटाने वाला नया प्रेस कानून। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्ज़ाम में आया है, मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन आया है कि मेटकाफ जिनका कार्यकाल 1835 से 1836 है, इनके कार्यकाल में भारत में प्रेस पर प्रतिबंधों को हटाने का नया प्रेस कानून आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इनके कार्यकाल में क्या हुआ है, प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42। नेक्स्ट है इसका रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1839 में। ओके, इसके बाद अंग्रेज़ों का भरपूर ढंग से अधिग्रहण हुआ पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। इनके कार्यकाल में दो इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं। पहला सिंधिया का अधिग्रहण सिंध का अधिग्रहण 1843, और नेक्स्ट है ग्वालियर के साथ युद्ध 1843। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इनका कार्यकाल 1844 से 1848 रहा है। इनके कार्यकाल में दो इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जिसका समय काल है 1845 से 46, और लाहौर की संधि जिसका कार्यकाल है 1846। जो लाहौर की संधि है वो 1846 में हुआ था। नेक्स्ट इनका और लास्ट पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि को समाप्त करने हेतु सामाजिक सुधार। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य इसको माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, इनका समय है 1848 से 1856, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 और पंजाब का विलोपन 1849। नेक्स्ट इनका है लोअर बर्मा या पेगू का अधिग्रहण, ये हुआ था 1852 में। नेक्स्ट है सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर
1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856 का व्यपकत सिद्धांत के द्वारा अधिग्रहण। व्यपकत सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इनका है 1854 के वुड्स यानी चार्ल्स वुड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष का शैक्षिक डिस्पैच और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेज खोलना। नेक्स्ट इनमें है 1853 का रेलवे विद्रोह और 1853 में बॉम्बे और थाने जिसको कहते हैं को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन की दिशा को कनेक्ट किया गया था। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आ जाता है कि जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी किनके बीच में बिछाई गई थी, तो बिछाई गई थी बॉम्बे और थाने के बीच में। ठीक है, और ये समय काल था 1853। ओके, और जो रेलवे विद्रोह था वो भी हुआ था 1853 में। इनका नेक्स्ट है टेलीग्राफ। कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए 400 मील की टेलीग्राफ लाइनें और डाकघर अधिनियम 1854 में सुधार हुआ था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इनमें है गंगा नहर को खुली नहर घोषित किया गया था 1854 में। हर प्रांत में अलग अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। और इनका लास्ट पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को मान्यता दिया गया था। लास्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। सो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग हैं। 1856 से 1857 का कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में 2 कार्य हुए हैं। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। ठीक है, और 1857 का विद्रोह हुआ है। क्लियर। सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो 1857 का विद्रोह है वो किन के कार्यकाल में हुआ, तो मैक्सिमम लोग डलहौजी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। कैनिंग के कार्यकाल में हुआ है। हाँ, डलहौजी ने जो व्यपकत का सिद्धांत के आधार पर जो आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हुआ था ना, उसका खामियाजा 1857 में अंग्रेज़ों को भुगतना पड़ा। हालांकि कोई उसका लॉस उनको नहीं हुआ, लॉस प्रॉपर इंडिया को ही हुआ, उस समय के भारत को ही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं डलहौजी की ही पूरी की पूरी देन उनके सिद्धांतों का ही योगदान था वहाँ पर होना। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा वायसराय। ठीक है, सो लास्ट हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हैं, और जो प्रथम गवर्नर वायसराय बनेंगे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बनेंगे। तो इनका समय काल है प्रथम वायसराय का भारत में 1858 से 1862। ठीक है, इनमें 3 कार्य हुए हैं इंपॉर्टेंट इनके कार्यकाल में, देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हुआ है जो कि गवर्नर जनरल से हटकर यहाँ पर किया गया। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। इसमें क्या कहा गया, इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण कर लिया गया। ठीक है, अब 30% ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, अब ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया था। ठीक है, ये पहल कब आया, 1857 के बाद आया, और गवर्नर जनरल कार्यकाल समाप्त हुआ, वायसराय का कार्यकाल शुरू हुआ। तो ये एक नया पहल हुआ था। ठीक है, और पहले हमारे जो वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इनके समय में आया था। नेक्स्ट हमारे वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन। इनका समय काल है 1862 से 1863। ओके, सो इनके समय में क्या हुआ था, बहावी आंदोलन। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है, बहावी आंदोलन। सो ये हुआ था लॉर्ड एल्गिन के समय में। ओके, जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 के बीच में इनका समय काल है। सो इनमें 2 कार्य हुए थे, भूटान युद्ध जो कि 1865 में हुआ था, और नेक्स्ट है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1865 में उच्च न्यायालयों की स्थापना। ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको रिमाइंड कर लेना कि जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुआ था उसका समय क्या था, तो वो समय था 1865। उस समय
के वायसराय कौन थे? तो जॉन लॉरेंस थे। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो, ठीक है, 1869 से 1872 का समय इनका है। इनमें क्या हुआ है देख लेते हैं। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ से राजकोट कॉलेज और अजमेर से मेयो कॉलेज का उद्घाटन। नेक्स्ट इनमें हुआ क्या है? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। क्लियर। नेक्स्ट है कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना। नेक्स्ट और लास्ट है राज्य रेलवे की शुरुआत हुई। सो राज्य रेलवे की शुरुआत काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है एग्जामों में, तो प्लीज़ इसको माइंड करना, ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका समय काल है 1872 से 1876। इनके कार्य देखते हैं। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ था। नेक्स्ट बड़ौदा के गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा हुआ था। और नेक्स्ट और लास्ट इनका है पंजाब में कूका आंदोलन। ठीक है गाइज, ये जो आंदोलन मैक्सिमम आप देखेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई किए हैं तो इनके बारे में पूछा जाता है, या जितने भी ये विद्रोह हुए हैं, आंदोलन हुए हैं ना, इनसे क्वेश्चन उठते हैं। सो जहाँ जहाँ पे आंदोलन आता है या कुछ ऐसी पहल आती है तो उसको माइंड करना। हालांकि जितना भी वायसराय और गवर्नर का कार्यकाल है, जो भी इम्पोर्टेंट कार्य है, मैं पूरा यहाँ पे आज डिटेल कर दूंगा, लेकिन आप भी एग्ज़ाम के व्यू से देखना कि किन पे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं और किन क्षेत्र से मैक्सिमम एग्जामिनर पूछने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड लिटन। इनका समय काल है 1876 से 1880। इनमें क्या कार्य हुए हैं देखते हैं। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाला 1876 से 78 का अकाल, जिसमें कि रिचर्ड स्ट्रेटची 1878 की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। हालांकि ये बिल्कुल निरर्थक था, इसका कोई स्थापना का कोई मतलब नहीं था, कोई इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकल पाया। खैर, ये हो सकता है कि ये जो अकाल पड़ा था किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, तो ये समय है, और अध्यक्षता किसने किया था तो ये इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हुआ रॉयल टाइटल एक्ट 1876। क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। गाइज, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन के समय में वायसराय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे उस समय में। ठीक है, जो रानी विक्टोरिया थी, कैसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। वो समय क्या था? 1876। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट इसमें है आर्म्स एक्ट 1878। नेक्स्ट है दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 का निरसन। ओके, सो नो गाइज, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 है, वो जो निरसन हुआ है उसके वायसराय हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884 के बीच में। ओके, सो 1880 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन हैं। इनके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ था। ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था वो लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था 1878 में, और इसका निरसन किया गया 1882 में। इस समय के वायसराय हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनमें भी कुछ कार्य हुए हैं इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। श्रम स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 लाया गया। नेक्स्ट है इसमें वित्तीय विकेंद्रीकरण कुछ और समय के लिए लागू रहने दिया गया। स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में। रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। सो गाइज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको माइंड करते रहना कि स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में, जनक के रूप में किसको माना जाता है, तो वो है वायसराय लॉर्ड रिपन। ओके, इसमें है नेक्स्ट
सर विलियम्स हंटर 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। हंटर कमीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1882 का समय काल है, इनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। ठीक है। इल्बर्ट विल विवाद 1883 से 84 के बीच में हुआ। मैसूर के प्रति किए गए अन्याय को समाप्त करने की भावना से मैसूर के स्वर्गवासी राजा के दत्तक पुत्र को मैसूर पुनः लौटाकर अपनी उदारता का परिचय दिया। ये लॉर्ड रिपन ने एक अच्छा पहल किया था, जिसको काफ़ी प्रशंसा किया गया भारत में, भारत के जो राजवंशी लोग थे उनके द्वारा। ठीक है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में इनका समय काल है लॉर्ड डफरिन का। इनमें दो ही कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हुए। हालांकि एक बहुत प्रचलित है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था इनके समय काल में, उस समय के वायसराय ये थे। और दूसरा था तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 86 के बीच में हुआ था। ठीक है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वायसराय डफरिन थे। ठीक है। नेक्स्ट वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका समय काल 1888 से 1894। कारखाना अधिनियम 1891 लाया गया। नागरिक सेवाओं की शाही प्रांति अधीनस्थ में वर्गीकरण किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन को परिभाषित करने के लिए डुरंड आयोग की स्थापना किया गया। सो गाइज ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको माइंड करते रहना कि डुरंड आयोग की स्थापना कब किया गया था और किन के समय में हुआ था। तो उस समय के लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे। क्लियर। और यह भारतीय परिषद अधिनियम 1882 के अंतर्गत ये पहल किया गया था। ओके। हिस्सा पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से भारत को छूता है। हालांकि उस समय अफगानिस्तान था, लेकिन आज का वो पाकिस्तान है। जहाँ पे डुरंड लाइन खींची गई है उस समय का अफगानिस्तान था, आज का वो पाकिस्तान है। ओके। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, इनमें एक कार्य हुआ है। चापेकर बंधुओं 1897 द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई, चापेकर बंधुओं के द्वारा। ठीक है। सो उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ। सो किसी को मैं छोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, और नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब चीज़ें हो रही तो पूरी चीज़ें कर दी जाएं। ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इनका समय काल है। इनमें क्या क्या हुआ है। पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए सर एंड्रयूड फ्रेजर के तहत पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 लाया गया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित करना इनके समय में था। वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना किया गया। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में लाया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाया गया। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण आज की पहल नहीं है, ये अंग्रेज़ों के समय की पहल है। जब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे तो उनके समय में लाया गया था। बंगाल का विभाजन, ये मैक्सिमम प्रचलित क्वेश्चंस है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है। उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर। कर्जन किचनर विवाद इनके समय में हुआ था। यंग हसबैंड का तिब्बत मिशन, सो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बंगाल का विभाजन 1905 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 का इनके समय में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इनके ही समय में आया था। ठीक है। पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए एंड्रयूड फ्रेजर के तहत पुलिस आयोग की नियुक्ति इनके समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 क्या हुआ था? विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रियता मिली थी। सूरत में 1904 के वार्षिक सत्र में कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है। आगा खां 1906 द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तीनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रियता मिला था। ठीक है। सूरत में 1907 में वार्षिक सत्र में कांग्रेस
में विभाजन हुआ था, 2 पटों में बट गया था, गरम दल नरम दल में, ठीक है। और इनका लास्ट था आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। आगा खां वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई और किसने किया था, तो आगा खां के द्वारा किया गया था 1906 में, ओके। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, इनके कार्यकाल टोटल 4 हैं, इनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं, देख लेते हैं। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे और मद्रास के तहत की तरह का निर्माण किया गया, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया किसके आधार पर, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के आधार पर 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली 1911 राजधानी का स्थानांतरण किया गया, ओके। हालांकि ये जो घिसा पटक था राजधानियों का यहाँ से वहाँ करना, ये ऐसा नहीं कि मुगलों के समय में ये प्रचलित था, ये अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया है, ठीक है। सो कलकत्ता से दिल्ली 1911 में लाया गया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई, इसका समयकाल है 1915, ओके। दिल्ली 1911 में आयोजित किंग जार पंचम का राज्याभिषेक दरबार। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको प्लीज़ माइंड करना कि दिल्ली में आयोजित किया गया जार्ज पंचम का राज्याभिषेक किया गया था, दरबार आयोजन किया गया था 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका समयकाल है 1916 से 1921। क्या हुआ है, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, गठन किया गया, इसका समय था 1916, ठीक है। सो कन्फ्यूजिंग काफ़ी रहता है ये कि एनी बेसेंट वाला होम रूल क्या था और तिलक का क्या था, तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं प्रॉपर ये उन्हीं की कोशिश करूंगा कि जो तिलक का होम रूल था और एनी बेसेंट का था उनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या था, ठीक है। हालांकि शुरू में इनमें आपस में काफ़ी गतिरोध भी था, विरोध भी था दोनों लोगों में, लेकिन फिर आगे चलकर ये दो लोग आपस में मिल गए, ठीक है। सो दोनों लोगों के होम रूल लीग का गठन 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, इनके समय में, उसका समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916, इसलिए लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपस में समझौता हुआ था, फिर से ये लोग आपस में मिले, ठीक है। गांधी की वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ, इसका समय काल है 1916, इम्पॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह टाइमिंग इसका है 1916। खेड़ा सत्याग्रह टाइमिंग है 1918। अहमदाबाद के सत्याग्रह 1918 का शुभारंभ, ओके। मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा 1917। भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, समय काल है 1916। शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सल्डरल आयोग की नियुक्ति कब हुआ था, 1917 में। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ओके। बिहार के गवर्नर के रूप में एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति की गई थी, गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। सो गाइज, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इम्पॉर्टेंट हैं और 1916 से 1921 का समय काल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो धुरंधर नेता थे, जो हमारे भारत में एक पॉलिटिकल संस्था बनाई गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस, उनका और मुस्लिम लीग का काफ़ी इसमें उठापटक हुआ है इस समय काल में। सो ये इम्पॉर्टेंट हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ओके। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 के बीच में इनका समय काल है। क्या हुआ है इनके समय में, 1910 के प्रेस एक्ट को रद्द करना और 1919 का रॉलेट एक्ट लागू करना, ओके। सॉरी 1910 के प्रेस एक्ट को रद्द करना और 1919 का रॉलेट एक्ट को, ओके। नेक्स्ट है
आपराधिक कानून संशोधन, हालांकि सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अधिनियम और कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि एक गवर्नर जनरल या एक वायसराय लागू करते हैं, दूसरे में उसको रद्द कर दिया जाता है। वहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आप ये याद रखना कि किनके समय वो पहल की गई हैं और कौन उनको अस्त किया है। ये कन्फ्यूज़न आपको मैक्सिमम मिलेगा। जो भारत में भूमि का व्यवस्था था, जैसे जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, भाभी, तो ऐसे मतलब उन समय में क्या हुआ था कि एक लोगों ने लागू किया, दूसरों ने उसको ख़त्म किया, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए किसने लागू किया था, ये इंपॉर्टेंट है, और ख़त्म किसने किया था। जैसे यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड में है, ठीक है, कि यहाँ पर रॉलेट एक्ट लाया गया, लेकिन लॉर्ड रीडिंग में सारे के सारे जो सीन है ना वो चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। 1910 में प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग उस समय थे, उस समय उन्होंने लाया था, ठीक है। सो अब ये पता नहीं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या हुआ था, और रिपन में कन्फ्यूजन होगा। तो ये प्लीज़ आप माइंड करना और बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ओके। और यहाँ पर हाँ, इसका नेक्स्ट है CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया, और वो समय था 1922, ठीक है। सो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे, ओके। दिल्ली और लंदन दोनों में ICS के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। वो समय क्या था? 1923। जो आज का IAS है ना, उस समय के ICS था, ओके। लॉर्ड इरविन, समय काल है 1926 से 1931। इनमें क्या हुआ था? साइमन कमीशन का भारतीय दौरा, 1928 में साइमन कमीशन का दौरा हुआ था भारत में। भारतीयों द्वारा आयोग का बहिष्कार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इनमें है भारत के भावी संविधान के सुझावों के लिए लखनऊ 1928 में एक अखिल पार्टी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट या नेहरू संविधान कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति की गई, इसका समय था 1927। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट, ये हुआ था 1929 में, ठीक है। लाहौर खड़ियर केस और जतिन दास की मौत के बाद लंबे समय तक भूख हड़ताल, और दिल्ली में ट्रेन बम दुर्घटना, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट इसका है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसका समय क्या था? 1929। पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। सो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस समय पूर्ण स्वराज का जो संकल्प लिया गया था, ये पूछता है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में लिया गया था, तो वो अधिवेशन का नाम था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो इसका समय था 1929। इसलिए इस समय के जो वायसराय हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड इरविन, ओके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी द्वारा डांडी मार्च 22 मार्च 1930 को शुरू किया गया। लॉर्ड इरविन 1929 द्वारा दीपावली घोषणा, ठीक है, किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का बहिष्कार किया गया। गांधी इरविन पैक्ट 1931 और सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे वायसराय हैं लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। इनका समय काल है 1931 से 1936। इनमें कुछ कार्य हैं, देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और सम्मेलन की विफलता सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया गया। नेक्स्ट इनका है कम्युनल अवार्ड की घोषणा, ठीक है, जिसके तहत अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट इनका है यरवदा जेल में गांधी का पूना संधि के समाप्त होने तक आमरण अनशन चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसका समय काल था
1932, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का शुभारंभ 1933 में शुरू हुआ था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है, सो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हमारे भारत के संविधान में भी सहयोगी बना, भारत के रूल रेगुलेशन में भी सहयोगी बना। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। हालांकि देखिए जो क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं या जिस पे बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उसको मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, खैर आप अपने हिसाब से भी इसको देखना। ओके, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था और 1934 में ये स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था 1934 में। किनके द्वारा? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। क्लियर? सो गाइज प्लीज़ आप ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको याद रखना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 में। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बर्मा है, ठीक है, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो भारत से अलग कब हुआ था, तो 1935 में अलग हुआ था। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1944 का समय काल है, इनको देख लेते हैं। प्रथम आम चुनाव 1936 से 37 के बीच में हुआ था। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था इनके समय में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के कारण कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 50वें सत्र 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस है कि 3, 4, 5 लोगों का दे देता है और देता है कि इनमें से कौन अध्यक्ष बना था। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 50वें सत्र, जो 50वां उनका अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 1939 में बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था। संस्थापक कौन थे? बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर संकल्प पारित किया गया मार्च 1940 में। मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी इसमें। ओके, लाहौर संकल्प इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग किया गया था। जो आज का हमारा पाकिस्तान बना है, यहीं से उसके धुआं उठा पड़ा था, चिंगारी यहाँ से पनपी थी। ओके, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर संकल्प, चलो ये हो गया। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना और मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए 1940 में। इस कार्यकाल में, यानी लॉर्ड लिनलिथगो जो हमारे वायसराय थे 1936-40 के बीच में, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो भी बदल चुके थे। उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया 1941 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने और संविधान सभा का स्थापना की योजना का प्रस्ताव, कांग्रेस द्वारा इसकी अस्वीकृति की गई थी शुरू में। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन क्या था? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना और संविधान सभा की स्थापना की योजना को प्रस्ताव। ठीक है, जो कि कांग्रेस के द्वारा इसका अस्वीकृति किया गया था। सो क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स मिशन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। कार्यकाल क्या था उनका? 1936 से 1944। ओके, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो संकल्प पारित किया गया। समय काल था 1942। अगस्त क्रांति का प्रकोप या राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 1942 का विद्रोह हुआ। मुस्लिम लीग के कराची सत्र में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया गया 1944 में। लॉर्ड वेवल
1944 से 1947 इनका कार्यकाल था। क्या हुआ है, सी राजगोपालाचारी की CR फार्मूला 1944 में, गांधी जिन्ना वार्ता की असफलता 1944 में हुआ था, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव और कांग्रेस द्वारा इसकी स्वीकृति दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का पालन किया गया और ये डायरेक्ट एक्शन डे कौन सा दिन था, 16 अगस्त 1948। ओके। संविधान सभा के चुनाव कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार गठन कब किया गया था, सितंबर 1946। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डीप हो गया, कभी पूछेगा नहीं, बट आपको अवेयर रहना चाहिए कि अंतरिम सरकार के हमारे गठन कब हुआ था कांग्रेस द्वारा, तो सितंबर 1946 में ही कर लिया गया था। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा किया गया। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 20 फरवरी 1947 को जो हमारे क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी गई थी। और लास्ट हमारे वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, इनका समय है 1947 से 1948। ठीक है। इनके कार्यकाल में 3 इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, हालांकि कार्य बहुत हैं बट इंपॉर्टेंट 3 कार्य हैं जो कि ऑफिशियल फॉर्म में जाना जाता है। पहला है 3 जून योजना की घोषणा किया गया। नेक्स्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्ताव लाया गया। और नेक्स्ट है और लास्ट है बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के तहत 2 सीमा आयोग की नियुक्ति की, जिसको हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, आयोग भी कहते हैं। ठीक है। सो गाइज ये हमारा आज का सबसे लंबा वीडियो रहा है। इस वीडियो में 1773 से 1948 तक का जितने भी वायसराय और गवर्नर इनके कार्यकाल में इम्पॉर्टेंट कार्य हैं उसको मैंने कंप्लीट किया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसका एक नोट्स बनाना, अदरवाइज़ एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।